हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एपीएलएल की एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि जो मैंने आपको कल असाइनमेंट दिया था, सबसे पहले हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने अपने अपने पास नोट डाउन किए होंगे, आपने अपना असाइनमेंट पूरा किया होगा। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार थे फ्रेंड्स। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था, व्हाट इज द यूज ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल का क्या यूज होता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको आंसर देना चाहूंगा। इसका जो आंसर है, जो एचटीएमएल होता है, बेसिकली हम उसके थ्रू वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसके साथ इंटरनेट को नेविगेट करते हैं। जो वेब डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली एचटीएमएल के फॉर्मेट में होता है, उसको आप नोटपैड पे लिखते हैं या किसी अदर टेक्स्ट एडिटर पे लिखते हैं, तो वो होता है हमारा वेब डॉक्यूमेंट। और इंटरनेट पे आप नेविगेट करते हैं बहुत आराम से। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था कल, लिंक्स का कैसे यूज करते हैं। आप लिंक्स को लगा के उसके थ्रू आप बहुत आराम से नेविगेट करा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, नेम एनी 4 टैग्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में आपको किन्हीं 4 टैग्स का नाम बताना था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो 4 टैग्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं। वो सबसे पहला है हमारा हेड टैग, फिर सेकेंड है बॉडी टैग, फिर थर्ड है पैराग्राफ टैग, और हमारा फोर्थ टैग है वो है टेबल टैग। तो ये 4 टैग्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, आप किन्हीं का भी इसमें आंसर दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। फिर थर्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर इन अ लिस्ट टैग। मैंने आपसे पूछा था लिस्ट टैग में कितने प्रकार के लिस्ट होती हैं। तो इसका भी आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें 2 प्रकार की लिस्ट होती है, 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। फर्स्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और सेकेंड होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, which tag is used for entering data in table tag। कौन सा टैग यूज होता है टेबल में डेटा को एंटर कराने के लिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, टीडी टैग, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था। जो टीडी टैग होता है उसके थ्रू आप डेटा को एंटर कराते हैं अपने टेबल में। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स वो था, नेम द टैग फॉर मूविंग टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आपको किसी टैग को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। इसका आंसर मार्की टैग है। मार्की टैग के थ्रू आप अपने टेक्स्ट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, चाहे वो राइट टू लेफ्ट हो या लेफ्ट टू राइट हो, या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि प्लीज अपने अपने पास आप लोग नोटबुक और पेन जरूर रखें, क्योंकि काफी इंटरैक्टिव सेशन रहेगा आज का। और उसके साथ साथ काफी कुछ आप नई चीजें सीखेंगे इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज का सेशन जो है डीएचटीएमएल के ऊपर है। और डीएचटीएमएल का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। इसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर आप डायनामिक एचटीएमएल भी बोल सकते हैं इसको। ये कोई फ्रेंड्स मार्कअप लैंग्वेज नहीं होती या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, बट इसका जो टर्म हम यूज करते हैं यहाँ, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि चेंजिंग, पेजेस में चेंजेस होते रहते हैं। और इसमें काफी सारी वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं हम अपने वेब पेजेस को डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए। तो हम आगे भी देखेंगे प्रैक्टिकल सेशंस में कि आप किस तरीके से अपने पेजेस को बहुत अच्छा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो DHTML हमारा एप्लीकेशन था, ये माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर के। जब इन्होंने वर्जन को लॉन्च किया, 4th वर्जन को 1997 में, उसके साथ DHTML का लॉन्च किया गया। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो DHTML होता है ये कॉम्बिनेशन होता है CSS का, कास्केडिंग स्टाइल शीट का, जावा स्क्रिप्ट का और HTML का। इन तीनों को मिला के हमारा जो बनता है वो बनता है DHTML। इसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, आप देख सकते हैं। फिर सेकेंड डायग्राम में भी मैंने यहाँ पर कुछ आपको शो किया है कि जैसे HTML में आप टैग्स का यूज करते हैं, टैग्स का यूज करते हुए आप स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। आप स्टाइल का CSS के थ्रू यूज करते हैं, और उसके साथ साथ जैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे कोई कोडिंग आपको लगानी है या कोई कंडीशन लगानी है, वो अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे इन चीजों का यूज करते हैं मिला के। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमारा स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट रहेगा और CSS का रहेगा, उसका एक सेशन अलग से भी रहेगा।
आपके लिए। तो इन तीनों के बारे में हम आज बात करेंगे कि इन तीनों को मिला के हम कैसे अपने वेब पेजेस को बहुत इंटरैक्टिव बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं DHTML में फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है हमारा HTML, जैसे कि हमने कल पढ़ा था HTML के बारे में। ये एक क्लाइंट साइड मार्कअप लैंग्वेज होती है, मतलब आप कोड अपने सिस्टम पे लिखते हैं और रन करा के भी देख सकते हैं, और जब आप इसको अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं तब भी वहां से वो दिख सकता है, जो कि एक कोर कंपोनेंट होता है DHTML का। DHTML में आपको HTML का रिक्वायरमेंट होता ही होता है, इसके बिना आप DHTML की कोडिंग नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, उसमें काफी सारे हम बेसिक एलिमेंट्स का और टैग्स का यूज करते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इसका एक्सटेंशन होता है वो .html सिमिलर रहता है, खाली हम अंदर कोडिंग में चेंजेस करते हैं। कोडिंग में जैसे आपने कल देखा था हम बेसिक टैग्स का यूज कर रहे थे, उन टैग्स के साथ साथ हम CSS का भी यूज करेंगे और जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे। तो CSS को मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा ब्रीफ में। जो CSS का फुल फॉर्म होता है वो होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। हम CSS को कास्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं, जो कि वेब यूजर्स को या डेवलपर्स को कंट्रोलिंग करने का पावर देता है। मतलब आपको जैसे HTML में कोई स्टाइल लगाना है, अब सपोज आपके पास 10 पेज की वेबसाइट है, अब आप चाहते हैं कि सारे पेजेस पर एक जैसा फॉन्ट कलर रहे, एक जैसा बैकग्राउंड रहे और एक जैसी पिक्चर रहे, तो आप CSS का यूज करके फ्रेंड्स इन सब चीजों को सारे 10 के 10 पेजेस पे आप अप्लाई करा सकते हैं, जिससे कि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, सारे पेजेस एक जैसे दिखे, मतलब कोई पेज अलग ना दिखे। तो उसके लिए हम स्टाइल शीट का यूज करते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारा आता है जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जो क्लाइंट साइड पर करी जाती है। आपने सर्वर का नाम सुना होगा और क्लाइंट का भी नाम सुना होगा। तो सर ये क्लाइंट साइड पर रहती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि ब्राउजर को सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। और उसके साथ साथ जो DHTML होता है, DHTML में हम जावा स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि जैसे हमको कुछ डेटा को एक्सेस कराना है या कंट्रोल करना है या कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। या फिर कुछ चेंजेस के लिए, मीन सपोज आपको कलर चेंज करना है अपने टेक्स्ट का, या फिर आपको कुछ ऐड करा के अपने टेक्स्ट बॉक्स पे नीचे उसका आंसर डिस्प्ले कराना है, तो वो सारी चीजें आप जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू करते हैं। तो इसका बिल्कुल अलग से भी सेशन रहेगा फ्रेंड्स, मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा DHTML के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और रहता है, डोम रहता है कंपोनेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है DHTML का। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो डॉम होता है, DOM, इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के नाम से जानते हैं, जो कि W3C का फुल फॉर्म होता है W3 कंसोर्टियम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स अपने बनाती है। तो इनके स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम एक इंटरफेस बनाते हैं HTML की प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसका यूज किया जाता है। और इसका जो मेन यूज होता है वो हम ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, सपोज आपको पैराग्राफ टैग यूज करना है। अब पैराग्राफ के ऊपर आपको पर्टिकुलर कलर लगाना है फॉन्ट के ऊपर। जो फॉन्ट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी होती है पैराग्राफ की। और प्रॉपर्टी क्या होता है फ्रेंड्स, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम पैराग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ मैंने डायग्राम शो किया है। जैसे यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कल देखा था सबसे पहले जो हमारा टैग था वो HTML टैग था, जिसको कि हम रूट एलिमेंट के नाम से जानते हैं, जो जड़ एलिमेंट कहलाता है, जो रूट एलिमेंट कहलाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है उसमें आता है हेड टैग। हेड के अंदर आपने देखा था फ्रेंड्स, हमने टाइटल का यूज किया था, जहां पर आप अपने पेज को टाइटल देते हैं। तो इसके थ्रू आप आराम से टाइटल दे सकते हैं। फिर टाइटल के अंदर आप अपना टेक्स्ट मेंशन करते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कंटेंट, आप कंटेंट डिफाइन करते हैं। उसके साथ साथ HTML के अंदर फ्रेंड्स आप हेड बंद करने के बाद बॉडी खोलते हैं। तो बॉडी टैग को खोलने के बाद आपको उसमें अपने अकॉर्डिंग टैग्स को यूज करना होता है। जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बताई थी कल, H1 से लेकर H6 तक आपकी हेडिंग्स होती हैं। उसके साथ साथ हेडिंग में आप फिर अपना जो भी कंटेंट देना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, जो भी आपको हेडिंग लगानी है, वो आप मेंशन करते हैं। उसके अलावा
आप लिंकिंग वगैरह का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट का यूज कर सकते हैं, फिर आप इवन यहाँ तक कि अपने टेक्स्ट को भी लिंक करा सकते हैं इवनली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारा आएगा वो आएगा यूजेस। यूजेस क्या होता है बेसिकली, ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि हम काम तो करते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग पे या पर्टिकुलर स्टाइल शीट पे, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि उसका यूज क्या है। जब तक हमको यूज नहीं पता होगा फ्रेंड्स, तब तक हम अपने टैग्स का और अपने सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं कर सकते। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा जो डीएचटीएमएल का यूज होता है वो बेसिकली हमारे पास 4 पॉइंट्स है, मैं चारों को आपको बताना चाहूंगा। और सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है, जो डीएचटीएमएल होता है, वो यूज होता है एनिमेशन को लगाने के लिए, साथ में अपने वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए रियल टाइम में। जैसे कि अभी आपने पेज खोला तो आपके सामने वो एनिमेशन मूव कर रहा है या कोई टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें आप करते हैं। उसके साथ साथ जो डीएचटीएमएल होता है वो यूजर्स को हेल्प करता है एनिमेशन लगाने के लिए टेक्स्ट के ऊपर, इवन उसके साथ साथ इमेजेस के ऊपर भी आप उसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, आपने देखा होगा बहुत सारी आपके पास बुक्स आती होंगी पीडीएफ के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्मेट्स में, तो ऑथर्स क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगाते हैं। आपने देखा वीडियोस में भी, जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं उसमें भी कई बार आपने देखे होंगे इफेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, तो डीएचटीएमएल का यूज किया जाता है उसमें। उसके बाद आपका आता है, ये आपको ऑथर्स को ये भी अलाउ करता है कि उसमें वो ड्रॉप डाउन मेनूज लगा सके। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, सपोज आपने होम पर क्लिक किया तो एक लिस्ट खुल के आ जाती है, आप उसमें से पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करते हैं, तो इसका ये यूज होता है। ये 4 पॉइंट्स होते हैं, आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं दिखाना चाहूंगा ये जो हमारा पहला है टैग, यहाँ पर जो मैंने स्क्रिप्ट का यूज किया है वो जावा स्क्रिप्ट है, और डीएचटीएमएल में हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा प्रैक्टिकल दिखाने से पहले। तो यहाँ पर आप जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं बॉडी टैग के अंदर फ्रेंड्स। बॉडी टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है। स्क्रिप्ट के अंदर सपोज मुझे कोई मैसेज प्रिंट कराना है, जैसे वेलकम टू डीएचटीएमएल, तो मैं यहाँ पर अपना डबल कोट के अंदर, ये फंक्शन होता है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल मैसेज प्रिंट कराने के लिए, तो आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं। चलिए मैं इसका एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा कि आपका प्रैक्टिकल कैसा दिखता है, कैसा पेज पे शो होता है ये। फ्रेंड्स एक बार आपको सिंपल दिखाना चाहूंगा। हम क्रोम पर आएंगे, क्रोम पर खोल के हम देख सकते हैं कि जो मैंने बनाया है वो सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, वेलकम टू डीएचटीएमएल। तो इसके थ्रू आप बहुत आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको आसानी से आप देख सकें इन सारी चीजों को। ये आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने सेंटेंस लिखा था वेलकम टू डीएचटीएमएल, ये सिंपल फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि मैंने ना ही इस पे कोई कलर लगाया है, ना कोई फॉन्ट साइज लगाया है, ना ही कोई बैकग्राउंड कलर लगा है। तो सिंपल सेंटेंस आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा एक छोटा सा टेस्ट, जिसमें कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। यहाँ पे मेरा है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचटीएमएल। पहला आपको क्वेश्चन बताना है कि डीएचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या डिटेल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या डोमेन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज। आपको इनमें से कोई एक आपको बताना है फ्रेंड्स। मैं देख सकता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, और वेरी गुड फ्रेंड्स, मैं देख सकता हूँ काफी सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ डीएचटीएमएल डॉक्यूमेंट। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज करना चाहूंगा, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ डीएचटीएमएल डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि डीएचटीएमएल डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, आपको बताना है फ्रेंड्स।
कुछ कुछ आंसर्स मैं देख सकता हूँ सही आ रहे हैं और कुछ लोग गलत आंसर भी दे रहे हैं। मैं उनको एक बार करेक्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स। जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो ऑप्शन बी है, .html रहता है इसका एक्सटेंशन। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो DHTML होता है उसका एक्सटेंशन .html ही रहता है, हम चेंजेस नहीं करते उसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इवेंट्स के बारे में। हमारे पास इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वेब पेजेस में आप जब बटन क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, या सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका डेटा सर्वर पे जाता है या कंपनी के पास जाता है, या फिर जब आप इमेज लोड करते हैं, आप देखा होगा आपने जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हैं तो उस पर इमेज लोड हो रही होती है, वो सर्कल जिसमें बफरिंग कहते हैं उसको। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा ये इवेंट होता क्या है। एक अकरेंस होता है ऑब्जेक्ट का, मींस आप कुछ भी जैसे आप चाहते हैं करना वो चीज आपको दिखती है आपके डायनेमिक वेब पेजेस में। और जब जैसे कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बिना इवेंट्स के आप पेजेस को इंटरैक्टिव नहीं बना सकते। जैसे कि आप माउस का बटन क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं या फिर टेक्स्ट डालने के बाद आप बटन क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट चेंज हो जाता है, बड़ा हो जाता है या उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारे फ्रेंड्स इवेंट के फॉर्म में आते हैं। तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, आगे आपको प्रैक्टिकल भी शो करेंगे कि आप किस तरीके से अपने पेजेस को इंटरैक्टिव बना सकते हैं CSS का, जावास्क्रिप्ट का और HTML का यूज करके रियल टाइम में। और आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स अपने पहले प्रोग्राम की तरफ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो जावास्क्रिप्ट एंड HTML इवेंट्स के ऊपर है। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आपको डेट और टाइम देखना है बटन क्लिक करने पे, उसका मैंने यहाँ पर कोड दिया हुआ है। जैसे कि ऑन क्लिक एक फंक्शन होता है आपका स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में, जिसको कि मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, और डेट फंक्शन का मैंने यहाँ पर यूज किया। ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी जावास्क्रिप्ट के सेशन में, हर चीज बताई जाएगी। और मैंने यहाँ नाम दे दिया है बटन के ऊपर, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट ऑन एंड टाइम। तो इसको हम एक बार करके देखेंगे प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि डेट एंड टाइम अगर आपको शो करना है अपने स्क्रीन पर क्लिक करके तो आप कैसे शो होता है वो। ये देखिए मैंने यहाँ बटन लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था वहां क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रेजेंट डेट और प्रेजेंट टाइम आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सिस्टम में जो भी टाइम होगा, जो भी डेट होगी, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा बटन पर क्लिक करते ही। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका डेट एंड टाइम के लिए फंक्शन। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से देख सकते हैं अपने कोड को। यहाँ पर आपको आना होगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये बटन टाइप मैंने दिया हुआ है। ये सब कुछ आपका HTML टैग्स के अंदर यूज करना है, आपको कहीं और यूज नहीं करना है। और ये बॉडी टैग के अंदर मैंने यूज किया हुआ है, सिंपली सिर्फ मैंने यहाँ ऑन क्लिक दिया, डॉक्यूमेंट गॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ये सारा कोड होता है फ्रेंड्स, ये फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का यूज करके हम अपने पेजेस को बहुत इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोडिंग लिखते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें अपने पास, जिससे कि आपको भी पता रहे कि छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं उनका कैसे हम यूज करते हैं अपने इंटरैक्टिव वेब पेजेस में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अगेन जावास्क्रिप्ट विद HTML डोम का यूज किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार जो हमारा टेक्स्ट होता है वो कैसे चेंज हो जाता है दूसरे टेक्स्ट में बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने, आप देख सकते हैं कुछ नहीं सिर्फ फंक्शंस का यूज किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर इनर HTML का यूज किया, .inner_html और गेट एलिमेंट बाय ID। जब आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा दूसरे टेक्स्ट में। चलिए फ्रेंड्स इसको भी मैं एक बार आपको करके दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे आप देखते हैं ब्राउजर पे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट करी हुई है, तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको।
यहाँ पर सिंपली आपको क्रोम पर खोल लेना है अपना टेक्स्ट। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है हेलो जावास्क्रिप्ट में। अगेन मैं करूंगा तो ये दोबारा नहीं लेगा, तो उसके लिए हमको लूपिंग लगानी पड़ती है। अगर दोबारा आपको चेंज करना है तो ये सिंपल कोड्स होते हैं जिनके थ्रू आप यूज कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा CSS। CSS का भी यूज करते हैं फ्रेंड्स आप जावा स्क्रिप्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार हाईलाइट भी करके दिखाना चाहूंगा कि आप किस तरीके से यूज करते हैं CSS का। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ स्टाइल का यूज किया है। स्टाइल टैग यूज होता है आपका कास्केडिंग स्टाइल को यूज करने के लिए। अगर आपको कोई स्टाइल सेट करना है, पर्टिकुलर स्टाइल सेट करना है, तो आप यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करते हैं। आप HTML में ही यूज करते हैं फ्रेंड्स इसका। यहाँ पर स्टाइल दिया हुआ है, फिर मैंने यहाँ कंटेनर फंक्शन का यूज किया हुआ है। कंटेनर के अंदर मैंने डिफाइंड किया है मुझे कितनी विड्थ चाहिए, उसके साथ साथ कितनी हाइट चाहिए। हाइट मैंने पिक्सल्स में डिफाइन करी हुई है। अगर आप पिक्सल्स का यूज करते हैं फ्रेंड्स तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी नजर आती है अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो उसके साथ साथ पोजीशन मैंने डिफाइन करी हुई है और यहाँ बैकग्राउंड लगाया हुआ है। एक एनिमेशन का कोड है, ये एक एनिमेशन का पेज मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आपका जो बॉक्स होता है वो कैसे मूव करता है टॉप टू बॉटम की तरफ। उसके बाद यहाँ मैंने एनिमेशन पर लगाया हुआ है। अब सपोज मुझे उसकी हाइट 50 पिक्सल चाहिए तो मैंने यहाँ 50 पिक्सल लगाई हुई है और उसका कलर भी मैंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है अपने स्टाइल में। और फिर मैंने यहाँ पर एक बटन का दिया हुआ है यहाँ कोड पैराग्राफ के अंदर। आप देख सकते हैं अगेन मैंने यहाँ बटन यूज किया है। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बॉक्स होगा वो मूव करने लगेगा आपका टॉप टू बॉटम की तरफ। तो इसका हम यूज करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, बटन का यूज करके हम कैसे अपने बॉक्स को या अपने किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो उसका मैंने यहाँ यूज करके दिखाया हुआ है। एक बार मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा कि अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करी हुई है। मैं इसको ओपन करूंगा क्रोम में, या मैं एक बार आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि इसका कोड कैसे आप लिखते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स कि आप कोशिश करके अपने कोड को अच्छे से डिफाइन करें, मतलब स्पेसिंग सही रहे और बिल्कुल क्लियर रहे, तो जिससे कि आपको रन कराने में दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार होता है कि आपका कोड नहीं रन करता है, क्योंकि कई बार हम इधर उधर लिख देते हैं कोड को, उसको सिस्टमैटिकली नहीं लिखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं एनिमेट टेक्स्ट को। हम सीधे क्रोम पर आएंगे। क्रोम पर आप देख सकते हैं ये एक बना हुआ है ऑब्जेक्ट, बड़ा सा रेक्टेंगल है और एक छोटा सा यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। तो ये स्क्वायर हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक मी पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहा है। तो अगेन आप देख सकते हैं अगेन ये फिर से मूव कर रहा है टॉप टू बॉटम की तरफ। तो मैं आपसे एक बार और गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज अपने पास ये सारे जितने भी छोटे छोटे कोड्स होते हैं अपने पास स्क्रीनशॉट लेते रहें फ्रेंड्स, जिससे कि आपको आसानी रहे इन फ्यूचर अगर आपको कुछ बनाना है। बाकी तो CSS और जावास्क्रिप्ट पे आपका सेशन बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, उसमें भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप CSS कैसे बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग और जावास्क्रिप्ट को कैसे आप तैयार कर सकते हैं, उसकी कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो है हमारा वो है DHTML विद CSS, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब एक और मैंने पेज क्रिएट किया हुआ है, मैं यहाँ आपको एक बार बताना चाहूंगा। जो जावास्क्रिप्ट में आप एक चीज और कर सकते हैं कि अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करा सकते हैं फ्रेंड्स। आपको क्या करना होता है, सिंपल एक छोटा सा कोड लिखना होता है। यहाँ पर आप दिस में आप डिफाइन करते हैं अपना ID वगैरह। जैसे मैंने यहाँ पर ID डिफाइन किया हुआ है, ID1, ये मेरा बटन का ID है। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा अपने ID को, उसके साथ जो भी स्टाइल लगाना है
मैंने यहाँ पे स्टाइल एक कीवर्ड होता है फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा, स्टाइल आपको यूज करना होता है, दिस इज अ कीवर्ड। ये स्टाइल एक कीवर्ड होता है, उसके संग आप प्रॉपर्टी लगाते हैं। सपोज आपको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कलर डिफाइन करेंगे। कलर लिखने के बाद यहाँ स्पेलिंग भी प्लीज ध्यान रखिएगा, कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट COLOUR लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलर की स्पेलिंग होती है HTML के फॉर्मेट में वो COLOR का आप यूज करते हैं। फिर आप सिंपली क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंगल कोट्स में अपना कलर का नाम दे देना। मैंने यहाँ रेड कलर दिया हुआ है, तो रेड कलर मैंने यूज किया। जब मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, सॉरी बटन पर क्लिक करूंगा, तो मेरा जो टेक्स्ट होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं अपने स्टाइल को, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जो ये मेरे एलिमेंट को करेगा, डिफाइन करेगा, वो आईडी के थ्रू करेगा। तो डॉक्यूमेंट पे मैंने एलिमेंट ये फंक्शन का यूज किया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इसका मैं प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा आपको दिखता है ब्राउजर पे। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ऑलरेडी फाइल बना हुआ है, तो फाइल को मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट को चेंज करते हैं कलर के फॉर्मेट में। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर फाइल पर आना होगा। इसका भी कोड मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कोड है, सिंपल कोड है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये नोटपैड पे लिखा है और इसको मैंने सेव करा दिया है .html के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पूरा कोड डिफाइन किया हुआ है सेम एज इट इज। तो मैं इसको आपको एक बार रन करके दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे आप शो करते हैं अपने ब्राउजर पे। मैं सिंपली जाऊंगा फाइल पर राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ पर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ गूगल क्रोम पर क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं ये सपोज माय हेडिंग 1 है, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैंने यहाँ बटन लगाया हुआ है। अब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा, ये चेंज कर देगा मेरे टेक्स्ट को रेड कलर में। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ इसका कलर चेंज हो चुका है। और इवन आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको जो भी कलर डिफाइन करना है तो आप इस कोड के थ्रू आप बहुत आराम से डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत इजी होता है, ज्यादा टिपिकल नहीं होता है। और जब आप जावास्क्रिप्ट और CSS पढ़ेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी कि आप किन किन तरीकों से अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट लगाना है उसका भी आप कैसे कलर चेंज करते हैं। आप ये सारी चीजें बहुत आराम से पढ़ेंगे अपने CSS और जावास्क्रिप्ट के सेशन में। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा इवेंट। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा टेक्स्ट कैसे चेंज हो रहा है। तो टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज हो रहा है वो आपने देखा। तो इसको आप इवन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस कोड का अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं बहुत आराम से। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड आएगा वो आएगा, एक और मैंने बनाया हुआ यहाँ पर इवेंट, जिसमें कि मैंने एक बल्ब का यूज किया हुआ है। इवन आप इस पे दिखा सकते हैं 2 इमेजेस का यूज करके। मैंने एक इमेज ली है जिसमें कि बल्ब ऑफ है और एक इमेज ली है जिसमें कि बल्ब ऑफ है, सॉरी ऑन है। तो 2 इमेजेस का मैंने यूज किया है फ्रेंड्स। तो आप 2 इमेजेस का यूज करके उसके ऊपर एनिमेशन दिखा सकते हैं बहुत आराम से कि आप बल्ब को कैसे जलाएंगे। तो मैंने उसमें 2 बटन्स का यूज किया हुआ है। यहाँ पर एक टर्न ऑन द लाइट का यूज किया है एक बटन, और एक बटन यूज किया है टर्न ऑफ द लाइट। इसका भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और ये सारा जितना भी कोड लगा हुआ है ये बटन के ऊपर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये इमेज का यूज कर रहा है, यहाँ पर माय इमेज का यूज कर रहा है। ये मैंने यहाँ पर नेम दिया है इसकी आईडी को, और माय इमेज का यूज करके मैंने यूज किया है एनिमेशन को। मैं दिखाना चाहूंगा आपको एक बार फिर से कि आप किस तरीके से आप एनिमेशन का यूज करते हैं अपने पेजेस में। मैं फ्रेंड्स बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको
स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये सारा कोड आपके पास फ्यूचर में यूज होएगा। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि आप किस तरीके से बल्ब को जला बुझा सकते हैं अपने कोडिंग के थ्रू और 2 इमेजेस का यूज करके। इसका भी मैं एक बार आपको नोटपैड पे कोड दिखाना चाहूंगा। आप नोटपैड यहाँ से खोलेंगे तो ये कोड आपका खुल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कोड, तो आप देख सकते हैं ये कोड है हमारा। तो ये कोड में मैंने डिफाइन किया है, मैंने कहाँ से इमेज उठाई है, आप सोर्स देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर सोर्स जो होता है, सोर्स के आगे हमको डिफाइन करता है कि हमारी इमेज कहाँ है, हमको कहाँ से दिखाना है, इमेज को कहाँ से डिस्प्ले कराना है अपने ब्राउजर पे। आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने पाथ डिफाइन किया हुआ है। मैं स्टार्टिंग से एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट है। तो बटन मैंने सबसे पहले यूज किया है या बल्ब ऑन। जैसे ही मैं बल्ब पे क्लिक करूंगा बटन पे, तो क्या करेगा, बटन को ऑन कर देगा, टर्न ऑन द लाइट। तो ये बटन यहाँ पर क्लोज कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने यूज किया है एक और इमेज आईडी का, जिसमें कि मैंने डिफाइन किया है बल्ब ऑफ। तो क्या करेगा, जैसे ही मैं दूसरे बटन पे क्लिक करता हूं जिसपे मैंने डिफाइन किया है लाइट ऑफ का, उस पर मैं क्लिक करूंगा, वैसे ही हमारी जो बल्ब होगी वो बंद हो जाएगी, टर्न ऑफ द लाइट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही बल्ब बंद हो जाएगी। इसका मैं प्रैक्टिकल एक बार शो करता हूं आपको कि कैसे आप यूज करते हैं और ये ब्राउजर पर कैसे दिखता है अगर आप इस कोड का यूज करते हैं नोटपैड पे। तो यहाँ से सिंपली हमको गूगल क्रोम पर आना है। गूगल क्रोम पर आएंगे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इमेज लगाई हुई है। तो ये क्या करता है, जो हमारा सोर्स है, ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ये अभी ऑफ मोड में है, और जैसे ही मैं टर्न ऑन द लाइट करूंगा तो इसका जो इमेज होगा वो चेंज हो जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है कि इसमें लाइट जल जाएगी। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ 2 इमेजेस का यूज किया है फ्रेंड्स, अलग अलग इमेजेस का। एक इमेज जो कि जिसमें की लाइट ऑफ है और एक इमेज जिसमें की लाइट ऑन है। अब सपोज आपको ऑन करनी है तो आप सिंपल क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज चेंज हुई है। और जैसे ही आप ऑफ पर क्लिक करेंगे अगेन क्या होगी, इमेज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सोर्स का यूज किया हुआ है। मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। आप जैसे ही टर्न ऑन द लाइट करेंगे तो बल्ब की इमेज जो होती है वो चेंज होती है। ये नहीं है कि यहाँ पर लाइट जल रही है या उसमें कोई कलर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ये सिर्फ इमेज चेंज हो रही है यहाँ पर। अगर आपको ऑफ करना है तो आप सिंपली ऑफ पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका बल्ब यहाँ से ऑफ हो जाएगा बहुत आराम से। तो इसका यूज हम करते हैं एनिमेशन में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इसका कोड लेना चाहें तो बहुत आराम से यहाँ से आप कोड कॉपी कर सकते हैं या अपने पास आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगा फिर से एक बार। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी होता है। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, आपको जो लगाना है, जो लाइट लगानी है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको 2 इमेजेस का यूज करना होगा इसके ऊपर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये होता है फ्रेंड्स DHTML इवेंट, इसको हम कहते हैं इवेंट। जब आप बटन पर क्लिक करते हैं तो एक इवेंट क्रिएट हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है जैसे ही हम बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने भी बटन्स का यूज किया हुआ है अपने कोड में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने एक और यहाँ पर बहुत सिंपल सा यूज किया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से। ये हमारा बटन वाला बल्ब वाला कोड था फ्रेंड्स। अब जो हमने प्रोग्राम यूज किया है नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है हमारा, जैसे सपोज आपको नंबर इंसर्ट करना है 1 to 10। आप चाहते हैं कि कोई भी आपके टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करे सिर्फ 1 to 10, और अगर वो 10 से ऊपर कोई भी नंबर इंसर्ट करता है तो वो आपको मैसेज शो कर दे इनवैलिड एंट्री। तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर। आप देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। तो फंक्शन के थ्रू मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि, और यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है मैंने कि अगर कोई भी टेक्स्ट के अंदर 1 और 10 के ऊपर अगर कोई भी इंसर्ट करता है, अपार्ट फ्रॉम 10 या 1 के अपार्ट कोई यहाँ पर इंसर्ट करता है, तो उसको जो वैल्यू मिले वो इनपुट नॉट वैलिड मिले। जो आपने इनपुट दिया है वो वैलिड नहीं है, वो गलत इनपुट है। तो आप इसके थ्रू भी आप करा सकते हैं। आप यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है मैंने,
इफ x इज नॉट अ नंबर और लेस देन 1 और ग्रेटर देन 10, अगर 10 से ज्यादा कोई एंट्री डालेगा या 1 से नीचे कोई एंट्री डालेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा इनपुट। अगर 1 और 10 के बीच डालेगा तो दैट विल बी अ इनपुट ओके। यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा इनपुट ओके। अगर आप 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर डालते हैं तो आपको मैसेज होगा इनपुट ओके। अगर उससे नीचे 1 से नीचे या 10 से ऊपर होता है तो आपको इनवैलिड इनपुट शो करेगा यहाँ पर। तो इसका भी मैंने एक फाइल बनाई हुई है नोटपैड पे जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज किया है और मैंने आईडी का नेम डेमो दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डेमो नाम से मैंने डिफाइन किया हुआ है। ये मैंने पी में पैराग्राफ टैग में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था आईडी को डेमो। तो ये डेमो को उठा के उसी के ऊपर डिस्प्ले करेगा आपके टेक्स्ट को। तो मैं एक बार आपको इसका भी एक बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से फ्रेंड्स आप ब्राउजर पर इसको रन कराते हैं नोटपैड पे लिखने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका भी मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हमने नोटपैड पे इसको लिखा है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी फाइल क्रिएट करी हुई है इसकी कि आप किस तरीके से नंबर को शो कर सकते हैं। सपोज ये एक मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। फॉर्म के नाम से आप सिंपली आएंगे, सिलेक्ट करेंगे नोटपैड को, नोटपैड पर आप आ जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने जो कोड लिखा हुआ है सिमिलर कोड है और बटन्स का यूज किया है टेक्स्ट बॉक्स के साथ। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो जिसके अंदर आप एंट्री करते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप या बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन पर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। तो उन्हीं सब का आप यूज कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बटन कैसे डिफाइन करना है अपने HTML कोड में, लेबल कैसे डिफाइन करना है। लेबल बोले तो जिसमें आपने देखा होगा नेम लिखा होता है या फर्स्ट नेम लिखा होता है टेक्स्ट बॉक्स के आगे, जिसमें आपको एंट्री करनी होती है उसके आगे, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है जिसके अंदर आप अपना नेम इंसर्ट करते हैं, नाम डालते हैं। ये मैं दिखाना चाहूंगा ब्राउजर पे आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ओपन विथ पर आएंगे। ओपन विथ के अंदर आपको आना है गूगल क्रोम पे अगेन। आप सिंपली आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मैसेज दिया हुआ है प्लीज इनपुट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच ही आपको इनपुट डालना है और उसके नीचे 1 के नीचे और 10 के ऊपर आप नहीं डाल सकते। अगर आप फ्रेंड्स डालते हैं तो क्या करेगा, ये आपको इनवैलिड एंट्री शो करेगा। हम डाल के देखते हैं एक बार। सपोज मैंने यहाँ 12 डाला और सबमिट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इनपुट नॉट वैलिड शो कर रहा है। अगर इसकी जगह मैं सिमिलरली खाली 5 डालता हूं और सबमिट पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ये इनपुट ओके दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि जो 5 होता है वो 1 एंड 10 के बीच आता है। तो इसलिए आपके सामने जो इनपुट है वो ओके शो कर रहा है कि आपने जो इनपुट डाला है वो सही है। अगर ऐसे ही अगर हम 24 डालते हैं या 11 डालते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं, अगेन ये हमसे बोलेगा इनपुट नॉट वैलिड। इसका मतलब जो हम एंट्री दे रहे हैं वो हमारी रेंज में नहीं है, रेंज में होनी चाहिए। तो ये चेक कराता है कि आप जो रेंज दी गई है उसके बीच आप डाल रहे हैं अपनी वैल्यूज की नहीं डाल रहे हैं। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है फ्रेंड्स। तो इसका हम यूज करते हैं डेटा को वैलिडेट कराने के लिए, डेटा को इनपुट करा के उसको चेक कराने के लिए कि वो वैलिड है कि नहीं। आपने भी देखा होगा कई बार जब आप फॉर्म भरते हैं अपना ईमेल बनाते टाइम, जब आप ईमेल क्रिएट करते हैं अपना, तो उस टाइम आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि आप कोई एंट्री अगर गलत डालते हैं तो आपको शो करता है इनवैलिड इनपुट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग कोड लगा सकते हैं। जो भी आपको मैसेज देना है आप यहाँ पर इवन चेंज भी कर सकते हैं अपने मैसेज को। सपोज आपको इसकी जगह देना है रॉन्ग एंट्री तो वो भी आप डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या मैसेज शो करना है अपने कोड में। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ यूज ऑफ स्क्रिप्ट टैग इन DHTML? What is a use of script tag in DHTML to define JavaScript?
टू डिफाइन सीएसएस, टू डिफाइन डॉम या नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स आपके लिए? मैं बताना चाहूंगा, एक ऑप्शन सही है। स्क्रिप्ट टैग का क्या यूज होता है DHTML में? हम क्या डिफाइन करते हैं? जावास्क्रिप्ट डिफाइन करते हैं या CSS करते हैं या डॉम करते हैं या कोई भी नहीं? मैं देख पा रहा हूं आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। और मैं इसका आंसर भी फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, टू डिफाइन जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करते हैं अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। आपको जैसे कोई स्क्रिप्ट लगानी है, कोई कोड डिफाइन करना है, तो जावास्क्रिप्ट का आप यूज करते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CSS। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CSS? CSS का क्या फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, आपको बताना है यहाँ पे। What is a full form of CSS? मैं देख पा रहा हूं कुछ आंसर्स सही आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं मेरे पास। और इसमें जबकि आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, कुछ में सही भी हैं। आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मैं देख पा रहा हूं कुछ आंसर सही आ रहे हैं अभी भी। और इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कास्केडिंग स्टाइल शीट। मैं बताना चाहूंगा, प्लीज अपने पास आप नोट भी कर लें। जिन्होंने कुछ गलत आंसर्स दिए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने अपने पास इसका करेक्ट आंसर भी नोट कर लें फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ये स्पेलिंग सही है। और आगे बढ़ेंगे हम फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, DHTML के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी, कुछ खूबियां भी होती हैं और उसके साथ साथ कुछ खामियां भी होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है हर चीज की अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो इसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा अपनी स्लाइड में, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा इसको। और जो कि मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है 5 पॉइंट्स में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, और एडवांटेजेस के बारे में मैं बताऊंगा। एडवांटेजेस हम बेनिफिट्स को भी एडवांटेजेस बोलते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे DHTML के। और सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, कुछ वेबसाइट्स और वेब पेजेस होते हैं जो कि बनाते हैं अपने पेजेस को बहुत जल्दी कंसेप्ट में क्लियर कर देते हैं और बहुत आसानी से हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, समझ पाते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। और कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ वेब पेजेस भी होते हैं जो कि इस कंसेप्ट का यूज करते हैं बहुत तेजी के साथ। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आप टेक्स्ट को डाल रहे हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स में और क्लिक कर रहे हैं बटन के ऊपर, तो वो शो कर रहा है कि आपकी एंट्री सही है कि गलत है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई प्लगइन नहीं रिक्वायर्ड होता वेब पेजेस में। जो प्लगइन हम बोलते हैं फ्रेंड्स, कोई अलग से कोड नहीं डिफाइन करना पड़ता, कुछ अलग से आपको डिफाइन देना नहीं पड़ता है प्लगइन को। और उसके साथ साथ कई बार होता है कि लो बैंडविड्थ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है DHTML पे। ड्यू टू लो बैंडविड्थ अफेक्ट बाय द DHTML, द वेब पेज फंक्शनैलिटी इज एनहांस्ड। अगर आपकी लो बैंडविड्थ है तब भी आपकी जो फंक्शनैलिटी रहेगी वो एनहांस्ड रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो इस चीज का फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूज कर रहे हैं DHTML के कोड का, आपके कोड में कोई कमी नहीं आती और बल्कि एनहांस होता है उसके साथ साथ। और नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स वो आता है, दिस कंसेप्ट प्रोवाइड्स एडवांस फंक्शनैलिटी देन द स्टैटिक HTML पेजेस। जैसा कि मैं कल आपको पढ़ा रहा था HTML के बारे में, आपने उसमें देखा कि जो भी हम यूज कर रहे थे टैग्स का, सिर्फ और सिर्फ वो आपको टैग्स शो कर रहे थे और सिंपली टेक्स्ट शो कर रहे थे। उसमें कैसे कलर चेंज हो रहा है और किस तरीके से टेक्स्ट शो हो रहा है, उसमें कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा था। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो तो उन पेजेस को हम बोलते हैं फ्रेंड्स स्टैटिक HTML, स्टैटिक जिसमें कि कोई चेंज नहीं होता है।
उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, जो सेम एज इट इज रहता है। जैसे पैराग्राफ आपने डिफाइन किया, पैराग्राफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा था, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरा पेज है इस टाइम, पर्टिकुलर स्लाइड है, अब टेक्स्ट यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, जो कि चेंज नहीं होता है। और डायनामिक फ्रेंड्स होता है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं पेजेस के अंदर इटसेल्फ। तो और ये होता है कंसेप्ट टू प्रोवाइड एडवांस फंक्शनैलिटी देन द स्टैटिक HTML। उसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें बहुत हाई फ्लेक्सिबल रहता है कोड, और यूजर कैन मेक चेंजेस इजीली इन द वेब पेजेस। और आप लोग बहुत आसानी से वेब पेजेस में चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML अच्छे से आती है तो। और मैं दोबारा बताना चाहूंगा, CSS और जावास्क्रिप्ट का हमारा बिल्कुल अलग सेशन रहेगा, उसमें भी आप काफी सारी चीजें सीखेंगे कि आप CSS कैसे बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, तब आप आराम से DHTML पर अपना कोड कर सकते हैं। और मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो आपका DHTML रहता है बहुत हाई फ्लेक्सिबल रहता है, बहुत आराम से आप चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होती है चेंजेस करने में। फिर हम आएंगे फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो रहेगी डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो एडवांटेज रहता है उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं आपके DHTML के। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, द स्क्रिप्ट ऑफ DHTML डज नॉट रन प्रॉपर्ली इन वेरियस वेब ब्राउजर। कई बार होता है कि हमने जावास्क्रिप्ट पर कोई कोड लिखा है और वो कोड कई बार आपका एक ब्राउजर पे तो चल जाएगा, सपोज क्रोम पे चल रहा है, हो सकता है वो मोजिला पर ना रन करे। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ ब्राउजर्स पे हमारा स्क्रिप्ट रन हो जाता है और कुछ ब्राउजर्स पे नहीं रन होता है, ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। और या सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कुछ ब्राउजर्स होते हैं जो कि DHTML को सपोर्ट नहीं करते। अब आज की डेट में देखा जाए तो ज्यादातर ब्राउजर्स DHTML प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने लगे हैं, और इसके साथ साथ इट इज ओनली सपोर्टेड बाय लेटेस्ट ब्राउजर। जो आज की डेट में बात करें, जैसे क्रोम है आपका, या फिर मोजिला है, ओपेरा है, ये सारे ब्राउजर्स आपकी जो स्क्रिप्ट होती है, जो आपने स्क्रिप्ट डिफाइन करी हुई है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज फ्रेंड। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है द कोडिंग ऑफ दोज वेबसाइट दैट आर क्रिएटेड यूजिंग DHTML इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। कई बार होता है कि बहुत बड़ा कोड होता है, उसके साथ साथ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्या होता है, जैसे कई बार जो स्क्रिप्ट रन होती है क्लाइंट साइड पर, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसकी वजह से रन नहीं करती, और कई बार होता है फिर एरर शो करने लगता है आपके ब्राउजर पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। मैं फिर से फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, जो कोडिंग होती है कई बार बहुत लॉन्ग होती है, बहुत बड़ी होती है, और बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत टिपिकल होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है रन कराने में, या फिर उसमें वो एरर शो करने लगता है। और फॉर अंडरस्टैंडिंग द DHTML यूजर्स मस्ट नो अबाउट HTML। तो DHTML आपको स्टार्ट करने से पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का। उसके साथ साथ इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि CSS और जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, उसके साथ साथ अगर कोई यूजर डज नॉट नो एनी लैंग्वेज, इनमें से कोई एक अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको बहुत डिफिकल्टी आती है DHTML में कोडिंग करने में, और देन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस इन इटसेल्फ। फिर ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, उसके साथ साथ बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है हमारा DHTML को डिफाइन करने में या फिर यूज करने में। तो इन चीजों का फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप CSS और जावास्क्रिप्ट का भी सेशन ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि जब तक आप CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं समझेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये मैंने यहाँ पर होम असाइनमेंट तैयार किया हुआ है आपके लिए, ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास, बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने। व्हाट इज अ यूज ऑफ DHTML, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज अ यूज ऑफ DHTML, DHTML का क्या यूज होता है। उसके साथ साथ आपको नेम एनी कंपोनेंट्स ऑफ DHTML, आपको कंपोनेंट्स का नाम बताना है, जो कि मैंने आज बताया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज होता है DHTML में। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको बताना है व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ डोम, डोम का क्या यूज होता है, सॉरी फुल फॉर्म क्या होता है डोम का, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एक
कंपोनेंट है DHTML का। और फोर्थ क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स हमारा आज का, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ DHTML। जो DHTML होता है उसके किन्हीं 2 एडवांटेजेस का आपको फ्रेंड्स यूज करना है यहाँ पर।